तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्केल्स के बारे में। मतलब टेम्परेचर के जो स्केल्स होते हैं अलग अलग, जैसे फारेनहाइट एक स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस एक स्केल होता है, वैसे ही एक रिवर स्केल भी होता है, तो वो भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ फारेनहाइट स्केल क्या होता है। तो आप याद रखना कि किसी भी स्केल की दो वैल्यू होती हैं, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट, है ना। तो लोअर फिक्स पॉइंट की बात करें कि भाई अगर मैं फारेनहाइट स्केल की बात कर रहा हूं तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा, मतलब LFP क्या होगा। तो आप याद रखना फारेनहाइट के लिए कितना होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसका अपर पॉइंट क्या होगा, अपर फिक्स पॉइंट जो कितना होता है 212 फारेनहाइट होता है। ये आपको याद रखना कि अगर मैं बोलूं कि इस वाले पॉइंट पर 32 पर, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फारेनहाइट, है ना। और ये मैंने नेक्स्ट बता दिया। अगला वाला बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 212 डिग्री फारेनहाइट होगा। जब हम बात करते हैं रिमर स्केल की, तो आप यहाँ पर एक और टर्म पढ़ने वाले हैं। रिमर स्केल में आप देखोगे अभी मैंने डिस्कस किया एक फारेनहाइट और ऐसे ही एक होता है डिग्री सेल्सियस, तो है ना। तो डिफरेंट स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। QC मतलब आप बात करोगे किसकी, डिग्री सेल्सियस के लिए। F मतलब बात करेंगे हम फारेनहाइट और QR मतलब हम बात करेंगे रिवर स्केल के लिए। अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं जिसमें फारेनहाइट, रिमर और क्या होगा डिग्री सेल्सियस वाला कॉन्सेप्ट लाई करेगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस स्केल की जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर बच्चा पार्टी आप देख रहे होगे कि इसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। मतलब डिग्री सेल्सियस जो स्केल होता है इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं इसको बोलूंगा ये मेल्टिंग पॉइंट का काम करने वाला है और ये बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसे फारेनहाइट जस्ट अभी मैंने बताया था कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा वो 32 डिग्री फारेनहाइट होगा और अपर वाला कितना हो जाएगा 212 होगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं रिमर स्केल के लिए, तो इसकी वैल्यू लोअर फिक्स पॉइंट 0 रहने वाला है और फाइनल क्या होगा 80 डिग्री रिमर होगा। अब रिलेशन क्या है, तो आप देखोगे अगर मुझे किसी क्वेश्चन में फारेनहाइट दे रखा है, डिग्री सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना है या डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड करना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर लो। QC माइनस 0/100 ये रिलेशन है किसके साथ, डिग्री सेल्सियस, और ये है फारेनहाइट। दोनों में अगर फारेनहाइट की वैल्यू की बना तो यहाँ पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस गिवन है तो यहाँ पर पुट कर दो, फारेनहाइट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर रिमर और फारेनहाइट में रिलेशन एक्सप्लेन करना है तो अगर रिमर की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पुट करो, फारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर फारेनहाइट में दे रखा है तो रिमर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से फाइंड कर सकते हैं। ऐसी डिग्री सेल्सियस इसकी और रिमर की भी हम आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। अब देखो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला मिलता है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में। मैंने बोला कि इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया तो मैं यहाँ पर QF की जगह पर क्या रख सकता हूँ कि फारेनहाइट की वैल्यू टेम्परेचर दे रखा होगा फारेनहाइट में, उसको यहाँ पुट करो, -32 करो, मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से, तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। ये एक रिलेशन है। अब जैसे हम आपको पता है ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, तो वो कितना होता है 98.2। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं 98.2 और इसमें से 32 को माइनस करो, जो भी वैल्यू आए 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्व करके देखेंगे ये वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई पहुंचने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड। ऐसे ही सेल्सियस और रिमर में भी कैलकुलेशन करके यहाँ पर मैंने कर रखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही करोगे तो एक रिलेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, कितना 5/4 QR। QR क्या है, आप बोलोगे टेम्परेचर इन रिमर, तो यहाँ पर पुट कर दो, QC की वैल्यू आपके सामने होगी। ठीक, रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट स्केल और रिमर के लिए रिलेशन ये होगा। यहाँ पर फारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दो तो आप देखोगे टेम्परेचर किस में आ जाएगा, रिमर में आ जाएगा। यहाँ कुछ ग्राफ भी दे रखा है, इस ग्राफ को आपको समझना है। तो ग्राफ में भी वही पॉइंट है जो हम ऊपर पढ़े हैं, फारेनहाइट दे रखा है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो इस वैल्यू को याद रखना, ये वाली वैल्यू है ना। अगर मैं बात करूँ
उसके ऊपर वाली वैल्यू के लिए तो आपको पता है 32 लोअर पॉइंट किसके लिए होता है, र्यूमर के लिए। फाइनल कितना होता है, आप बोलोगे 212, ये र्यूमर स्केल हो जाएगा। और अगर मैं ये बात करूं कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ये पॉइंट, ठीक, तो ये डिग्री सेल्सियस का रिलेशन होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं फारेनहाइट को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो ये ग्राफ होगा। इसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास एक कोई क्वेश्चन है जिसमें एक कंडक्टर है और उसकी लेंथ अज्यूम कर सकते हैं, या मैं बोलूँ शेप कैसी है, तो मैं बोलूँगा शेप जो है वो क्या है, रॉड फॉर्म में है, मतलब सिलेंड्रिकल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस रॉड की लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, आप याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो वैल्यू है वो अज्यूम कर लो L है या N0 मान सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर या T डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कैपिटल L हो जाती है। तो बताओ चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो मैं बोलूँगा फाइनल में से इनिशियल को बच्चा क्या कर दो, माइनस कर दो, ये चेंज इन लेंथ आपके सामने होगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, L माइनस N0, और कैपिटल L मैंने बताया था कि हीट देने के बाद उसकी लेंथ में कितना चेंज आया और कितनी फाइनल लेंथ हो गई, उसको हमने किससे लिखा है, कैपिटल L से। और 0 डिग्री पर मैंने बोला था कि हमने कोई हीट सप्लाई नहीं की, उस समय पर उसकी लेंथ क्या थी, तो मैंने बोला उस समय पर उसकी लेंथ L0 थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होता है चेंज इन लेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो L माइनस L0 है ना, इक्वल टू क्या होगा, अल्फा N0 इंटू में डेल थीटा। ये इक्वेशन आएगी कहाँ से, तो आपने प्रीवियस जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे वहाँ पर था, है ना, अपने एक फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ जो पहले थी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर के, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट देते थे। कांस्टेंट लीनियर एक्सपेंशन है तो मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये डेल क्यू या डेल थीटा बोल सकते हो। ये L माइनस N0 अपॉन में N0 की वैल्यू है, चाहो तो N0 को इधर कर दो, तो L माइनस N0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल थीटा इंटू में N0। ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने जो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख रखा है। अगर मैं चाहूँ तो माइनस N0 को इस साइड कर दो, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ N0 कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। ये चीजें हम पिछले वाले टॉपिक में क्या कर चुके हैं, डिस्कस। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सुपरफिशियल या फिर एरिया एक्सपेंशन, जहां पर हमारे सामने क्या मिला था, ए की वैल्यू आई थी A0 1 प्लस, याद करो जरा, बीटा इंटू में डेल थीटा या डेल क्यू। ये था एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए या एरिया एक्सपेंशन के लिए जो हमने यहाँ पर कर रखा है ना, क्लियर है। इसके बाद ऐसे क्यूबिक एक्सपेंशन के लिए भी निकाल सकते हैं इसको। अब यहां पर देखो, एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट आफ्टर हीटिंग, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, एक सॉलिड वाला फॉर्म दे रखा है, तो ये वाला इक्वेशन आपके सामने होगा, है ना, एरिया का। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, डेल वी निकाल सकते हैं, गामा V0 इंटू में डेल क्यू, और ये गामा की वैल्यू होगी। इसके बाद आप यहां पर देखो, एक ग्राफ आपके सामने दे रखा है, ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। अगर मैं बात करूं, इधर क्या है, हमारा कोफिशिएंट दे रखा है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, इधर टेम्परेचर दे रखा है, तो यहां पर आप देखोगे इंक्रीज जो आएगा यहां पर, है ना, कोफिशिएंट में क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री, ध्यान रखना, वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये यहां पर इंक्रीजमेंट होगा जो इस ग्राफ में आपको क्या होगा, नजर आने वाला है। और ऐसा यूनिट की बात करूं तो आप याद रखना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, या तो मैं बोल सकता हूं पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आफ्टर हीटिंग क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो अभी डिस्कस किया था, चाहे एरिया के टर्म में हो चाहे वो लेंथ के टर्म में हो। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है ना, यहाँ पर एक केमिस्ट्री में भी सुना होगा आपने, आइडियल गैस इक्वेशन। और ऐसी गैस जो कुछ लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, जैसे बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, उनको अगर वो फॉलो करती है तो उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, सभी बच्चों को याद होगा, PV इक्वल टू होता है nRT, है ना, P4 प्रेशर, V4 वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है,
आप बोलोगे ये गैस कांस्टेंट होता है ना, और T क्या है, टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँ इस इक्वेशन को दोनों तरफ, तो आप देखोगे ये P को एज इट रखा है हमने, dy/dt इधर करेंगे, सेम काम यहाँ पर भी अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो P कांस्टेंट है, dB को यहीं रहने देना, और ये जो dt होगा, dt को इधर लेके आ जाओ तो dt आपके सामने यहाँ हो जाएगा। अब मुझे बताओ dB/dt इक्वल टू क्या बचेगा, nr, और P को इधर हमने कर दिया तो ये dB/dt की वैल्यू आ गई। सभी बच्चों ने ये पढ़ा होगा है ना, dB/dt। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो बताओ इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने दोनों तरफ, किससे, 1/b से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इधर भी किया, इस साइड भी किया। अब इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर करोगे तो ये पूरी वैल्यू गामा को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, गामा। और गामा क्या था, आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। तो अब यहाँ गामा इज इक्वल टू, आप बोलोगे यहाँ पर P की जगह पर क्या पुट कर दो बताओ, nRT। तो यहाँ पर भी nRT पुट कर दो बच्चा। अब nr से nr कैंसिल आउट होगा तो क्या बचने वाला है बताओ जल्दी से, है ना, आपके सामने बच जाएगा जो इक्वेशन होगी वो कौन सी, 1/T। क्लियर है। तो ये गामा की वैल्यू होगी जिसको आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब याद रखना PB की जगह पर मैंने पुट किया है ये nRT। कभी सोचो ये V कहाँ गया, तो PB, इनको दोनों को मिलके ही तो nRT बनाना। तो यहाँ पर डायरेक्ट P/B की जगह nRT पुट कर दिया, nr से nr कैंसिल आउट। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या बन जाएगी, गामा कोफिशिएंट जो होगा 1/273, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपके सामने होगा। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन दे रखा है। कंक्लूजन क्या है, आपको 1 by 1 समझना है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है आइडियल गैस के लिए, ये बहुत लार्ज होता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड। मतलब गैस वाला एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आपको समझना है, और ये तो हमें पता भी है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए अगर मैं वॉल्यूम कोफिशिएंट निकालूं या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिस्कस करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, ये आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर गैस डिपेंड करता है, अगर गैस की बात करोगे, लिक्विड के लिए तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन गैस के लिए आप बात करोगे तो ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी बात है ना। अब यहाँ पर 2-3 टर्म आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा और गामा। तो ये वाला टॉपिक भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनमें हमने डिस्कस किए हैं आपके गामा कोफिशिएंट वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।